अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जहां पर हम लोगों को सीमा निकालना ही होता है, लिमिट का मान निकालना ही होता है। इन्हें हम लोग कहते हैं अनिर्धार्य रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अनिर्धार्य रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अनिर्धार्य रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, तो देखो अनिर्धार्य रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म्स दो प्रकार के होते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ लिया था, बिल्कुल सही है। अब हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ आते हैं। तो अनिर्धार्य रूप इनडिटरमिनेट फॉर्म्स दो प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक अनिर्धार्य रूप लीनियर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। रैखिक अनिर्धार्य रूप लीनियर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। रैखिक अनिर्धार्य रूप लीनियर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ये चार होते हैं: 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 into infinity and infinity minus infinity. ओके, 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 into infinity तथा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, है ना। तो ये चार प्रकार के अनिर्धार्य रूप होते हैं जिनको हम लोग रैखिक अनिर्धार्य रूप कहते हैं। और तीन प्रकार के अनिर्धार्य रूप होते हैं जिन्हें हम लोग चरघातांकी अनिर्धार्य रूप या एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, है ना। चरघातांकी अनिर्धार्य रूप, ठीक है। एक तो हो गया रैखिक अनिर्धार्य रूप लीनियर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, और एक होता है चरघातांकी अनिर्धार्य रूप 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी। 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी, ये तीन हो गए चरघातांकी अनिर्धार्य रूप या एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। समझ में आई ये बातें? चार तरह के रैखिक और तीन तरह के एक्सपोनेंशियल। ये ध्यान रखना कि 0 की पावर इंफिनिटी जो है ये 0 होता है, ये अनिर्धार्य रूप नहीं है। This form is not an indeterminate form. This form is not an indeterminate form. ठीक है, तो ये अनिर्धार्य रूप कहलाते हैं। देखो हम लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये अनिर्धार्य रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहलाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई 0/0, अब आप किसी भी संख्या को 0 से भाग दोगे तो मान आपको अनंत या माइनस अनंत होना चाहिए, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होना चाहिए। और 0 को किसी संख्या से भाग दोगे तो मान 0 होना चाहिए, और किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दोगे तो मान 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर कौन से इंटरप्रिटेशन को, कौन से कॉन्सेप्ट को लेना है, आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते, इसीलिए ये अनिर्धार्य रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। दूसरा हो गया इंफिनिटी बटा इंफिनिटी। अब इंफिनिटी बटा इंफिनिटी में क्या है, अगर ऊपर वाला इंफिनिटी है, इंफिनिटी को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो इंफिनिटी होना चाहिए या माइनस इंफिनिटी होना चाहिए। किसी संख्या को इंफिनिटी से भाग दोगे तो 0 होना चाहिए, और किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दोगे तो 1 होना चाहिए, है ना। उसी तरीके से 0 को किसी संख्या से गुना करोगे 0 होना चाहिए, किसी संख्या को इंफिनिटी से गुना करने पर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होना चाहिए। इंफिनिटी से कुछ भी घटाओगे इंफिनिटी होना चाहिए, किसी से इंफिनिटी घटा दो तो माइनस इंफिनिटी होना चाहिए, और किसी संख्या से उसी संख्या को घटाओगे तो 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन
क्या डिटर्मिनेशन करें, कैसे हम लोग डिटरमाइन करें। इसीलिए इस टाइप के फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाते हैं। इस टाइप के फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनिर्धारित रूप कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल में भी वही तीन फॉर्म होते हैं, 0 रेज टू पावर 0, इंफिनिटी रेज टू पावर 0 और 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। 0 की पावर इंफिनिटी 0 होता है। 0 की पावर इंफिनिटी 0 क्यों होता है? इसका कारण सिंपल रीजन इसका ये है कि भाई किसी भी संख्या का मान यदि एक मतलब -1 से 1 के बीच में हो तो उसका पावर इंफिनिटी करने पर उसका मान वैसे भी 0 होना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या का मान यदि यदि मॉड ऑफ आर का मान 1 से छोटा हो तो आप जानते हो कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी आर की पावर n बराबर 0 होता है। तो 0 भी तो ऐसी संख्या है जिसका मॉड 1 से छोटा है, तो 0 की पावर इंफिनिटी भी तरफ जाएगा तब भी मान 0 होना चाहिए, है ना, तब भी मान 0 होना चाहिए, है ना। अब आप देख सकते हो बच्चों कि 0 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ। 0 की पावर 0 का मतलब हुआ, सॉरी 0/0 का मतलब हुआ कि यदि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर 0 हो तथा लिमिट x टेंस टू a जी एक्स बराबर भी 0 हो, दोनों ही 0 है तो हो तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बटा जी एक्स 0/0 रूप का अनिर्धारित रूप होता है। ठीक है, if limit x tends to a fx equals to 0, if limit x tends to a fx is equal to 0 equals to limit x tends to a gx, ठीक है, if limit x tends to a fx is equal to 0 equals to limit x tends to a gx, then limit x tends to a fx upon gx, then limit x tends to a fx upon gx is an indeterminate form. ओके, तो ये 0/0 का अनिर्धारित रूप होता है। अब देख लो उदाहरण के लिए आप देख सकते हो बच्चों कि जैसे लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x बटा साइन x माइनस x, 1 माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स माइनस एक्स। तो देख लो जब x बराबर 0 रखोगे तो cos 0 बराबर 1 होता है, 1 माइनस 1 बराबर 0 होता है और नीचे भी साइन 0 माइनस 0 बराबर 0 होता है। तो ये कौन सा निर्धारित रूप हो गया? 0/0 का। ये 0/0 का अनिर्धारित रूप हो गया। आइए बात समझ में आपके, ये 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनिर्धारित रूप बन गया, 1 माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स माइनस एक्स। तो इस टाइप का जो फलन होता है इसको हम लोग इस टाइप का जो फलन होता है x टेंस टू 0 पर 0/0 का फॉर्म बन जाता है और इसे 0/0 का अनिर्धारित रूप कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि fx भी 0 की तरफ जा रहा है, gx भी 0 की तरफ जा रहा है, fx या gx एग्जैक्टली 0 नहीं है। ठीक है, यदि fx या gx यदि fx बराबर, या ऐसे लिख लो, यदि a के प्रतिवेश के बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर fx बराबर 0 हो, अर्थात there exists epsilon greater than 0, जहां
fx बराबर 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलन टू a प्लस एप्सिलन, तो लिमिट x टेंस टू a fx बटा gx बराबर 0 होता है। ठीक है, तब इसका मान 0 होता है। लिख लो, if fx is equal to 0, if fx equals to 0, if fx is equal to 0 at every point, if fx is equal to 0 at every point in a neighborhood of a, if fx is equal to 0 at every point in a neighborhood of a, at every point in a neighborhood of a, that is, yeah, that is, there exists epsilon greater than 0 such that, that is, there exists epsilon greater than 0 such that fx is equal to 0 for every x belongs to ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलन टू a प्लस एप्सिलन, जो सिंबल लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको लिख सकते हो। दैट इज देयर एग्जिस्ट एप्सिलन ग्रेटर देन 0 सच दैट fx इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलन टू a प्लस एप्सिलन, then limit x tends to a fx upon gx is equal to 0, then limit x tends to a fx upon gx is equal to 0। उदाहरण के लिए, इसके उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि लिमिट x tends to 0 greatest integer function of cos x बटा x, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन है, तो लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x बटा x। अब इस फलन को आप देखो कि भाई ये आपका x है, ये 0 है, 0 पर आपने छोड़ रखा है, 0 इसके प्रांत में नहीं है, क्योंकि आपको प्रांत में होगा भी तब भी, वैसे तो प्रांत में नहीं है क्योंकि देख लो डिनोमिनेटर में हर में 0 आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि अगर आपका x इधर से भी जाता है 0 की तरफ, अगर आपका x लेफ्ट से भी 0 की तरफ जाता है, तो इस बिंदु पर भी फलन का मान 0 होगा, इस बिंदु पर भी फलन का मान 0 होगा, इस बिंदु पर भी फलन का मान 0 होगा। मतलब इधर से ये -1 है और a या cos पाई बाई 2 कहां पे जाकर इसकी वैल्यू 1 होती है या -1 होती है। आप देख सकते हो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में कोई भी बिंदु ले लो, हर बिंदु पर फलन का मान 0 है। इधर से भी आओगे तो 0 0 0, हर बिंदु पर फलन का मान 0 है। क्यों हर बिंदु पर फलन का मान 0 है? क्योंकि cos x का मान जो होता है, जैसे जैसे x 0 की तरफ जाता है cos x 1 की तरफ जाता है, लेकिन 1 बनता नहीं है, 1 तभी बनता है जब x बराबर 0 हो जाए, और x मतलब 0 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है 1 से छोटा रहते हुए, 0.99 0.999 0.99999 ऐसे बनता जा रहा है, और उसका महत्तम पूर्णांक जो होता है वो सीधा 0 हो जाता है। इसीलिए प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान 0 है। उस बिंदु पर फलन का मान विद्यमान नहीं है, ठीक है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन नेबरहुड के हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। और आप जानते हो कि किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट पर जो उस पॉइंट के नेबरहुड में, उस बिंदु के प्रतिवेश में जो बिंदु होते हैं उन पर फलन के मान को देखते हुए उस बिंदु पर फलन के मान को अप्रोक्सीमेट करते हैं। अब अगर आसपास के सभी बिंदुओं पर फलन का मान 0 है, तो इसका मतलब कि उस जिसका लिमिट होगा उसका मान भी 0 होगा, भले ही उस बिंदु पर फलन का मान विद्यमान नहीं हो। बात समझ में आई? तो पॉइंट क्या है कि 0/0 का ये इनडिटरमिनेट फॉर्म तब बनेगा, 0/0 का ये इनडिटरमिनेट फॉर्म
तब बनेगा जब ऊपर वाला फलन भी जीरो की तरफ जा रहा हो, मतलब नॉन जीरो रहते हुए जीरो की तरफ जा रहा हो, नीचे वाला फलन भी नॉन जीरो रहते हुए जीरो की तरफ जा रहा हो, तब वो जीरो बटा जीरो का इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनिर्धारित रूप है। अगर ऊपर वाला फलन एग्जैक्टली जीरो हो जाए उसके प्रतिवेश में, तब तो उस फलन का मान जीरो होगा। यदि नीचे वाला फलन एग्जैक्टली जीरो हो जाए ए के प्रतिवेश में, हर बिंदु पर जीरो हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आसपास के का कोई भी बिंदु प्रांत में ही नहीं होगा, तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई आपने घर लिया है, किसी जंगल में ले लिया है, आसपास कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिन जिन बिंदुओं पर gx का मान जीरो होगा, वो बिंदु तो fx बटा gx के प्रांत में नहीं होंगे, डोमेन में ही नहीं होंगे। और जब fx बटा gx के डोमेन के ही पॉइंट नहीं है, तो उन पे आसपास से आप fx बटा gx का मान निकाल कैसे सकते हो। तो इसीलिए यदि प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर fx का मान जीरो है, तब तो इस लिमिट का मान जीरो होगा, और यदि प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर gx का मान जीरो है, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीमा विद्यमान नहीं होगी। बात समझ में आई? प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर अगर gx का मान जीरो हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिवेश का कोई भी बिंदु fx बटा gx के प्रांत का बिंदु नहीं होगा, वो उसके डोमेन में नहीं आ पाएगा, और इसी कारण से लिमिट या सीमा विद्यमान नहीं होगा। आप इसको उल्टा कर लो कि भाई ये जीरो हो गया, तथा एंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x बटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है, ये सीमा विद्यमान नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? आगे बढ़ू। सो देख लो, अनिर्धारित रूप कब बनेगा? जब fx भी जीरो की तरफ जा रहा हो, नॉन जीरो रहते हुए, मतलब कुछ बिंदुओं पर जीरो रह सकता है बट कांस्टेंट जीरो ना हो जाए। gx भी जीरो की तरफ जा रहा है नॉन जीरो रहते हुए, तब जीरो बटा जीरो का अनिर्धारित रूप कहलाएगा। यदि fx का मान प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर जीरो हो गया, तब तो फिर जीरो हो गया, और gx का मान a के प्रत्येक प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर जीरो हो गया, तो फिर तो वो लिमिट ही विद्यमान नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए अब जीरो बटा जीरो का इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जब वास्तव में जीरो बटा जीरो का अनिर्धारित रूप है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, वो होता है लॉपिटल रूल, या उसको डीएल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। लॉपिटल रूल हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लॉपिटल, ठीक है। डीएल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि यदि यदि fx तथा gx बिंदु ए पर, या बिंदु ए पर नहीं, ऐसे लिख लो, यदि fx तथा gx अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, तथा लिमिट x टेंड्स टू a fx बटा gx जीरो बटा जीरो या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का अनिर्धारित रूप है, जीरो बटा जीरो या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का अनिर्धारित रूप है, एवं लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x बटा g डैश x विद्यमान है। लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x बटा g डैश x विद्यमान है, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx बटा gx बराबर
लिमिट x टेंस टू a, f डैश x बटा g डैश x होता है, f डैश x बटा g डैश x होता है। आई बात समझ में? ये f डैश x बटा g डैश x होता है। लिख लो बच्चों, if fx and gx are differentiable functions, if fx and gx are differentiable functions, if fx and gx are differentiable functions and limit x tends to a fx upon gx and limit x tends to a fx upon gx is indeterminate form of, if fx and gx are differentiable functions and limit x tends to a fx upon gx is indeterminate form of 0 upon 0 or infinity upon infinity, is indeterminate form of 0 upon 0 or infinity upon infinity, infinity upon infinity, and limit x tends to a f dash x upon g dash x exists, and limit x tends to a f dash x upon g dash x exists, then limit x tends to a fx upon gx is equal to limit x tends to a f dash x upon g dash x. Limit x tends to a fx upon gx is equal to limit x tends to a f dash x upon g dash x. ओके, लिख लिया? ये अनिर्धारित रूप होता है, बट इसमें इस चीज का ध्यान रखना आप बच्चों कि यदि लिमिट x टेंस टू a f डैश x अपॉन g डैश x विद्यमान नहीं है, हो सकता है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, नहीं हो, तो भी या तब भी लिमिट x टेंस टू a fx बटा gx विद्यमान हो सकता है, तब भी लिमिट x टेंस टू a fx बटा gx विद्यमान हो सकता है, तब भी लिमिट x टेंस टू a fx बटा gx विद्यमान हो सकता है। आई बात समझ में? तब भी विद्यमान हो सकता है। इफ लिमिट x टेंस टू a f डैश x अपॉन g डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, if limit x tends to a f dash x upon g dash x does not exist, then limit x tends to a fx upon gx may exist, then limit x tends to a fx upon gx may exist। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, उदाहरण के लिए देख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x जोड़ cos x बटा ये या x जोड़ sin x बटा x, x जोड़ sin x बटा x। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अगर आपने इस पर दोनों तरफ ऊपर नीचे अवकलन किया तो आपको क्या मिलेगा? x का अवकलन 1 जोड़ sin x का cos x बटा अवकलन x का क्या होगा? 1 जोड़ cos x बटा 1, और आप जानते हो कि 1 जोड़ cos x, एक तो बाहर आ जाएगा, 1 जोड़ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी cos x। याद होगा कि जब x इंफिनिटी की तरफ जाता है तब भी cos x हर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है, तो ये दोलन करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, किसी एक नंबर की तरफ नहीं जा पाएगा, इसीलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये विद्यमान नहीं है। तो f डैश x अपॉन g डैश x वाला तो विद्यमान नहीं है, परंतु
लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x जोड़ साइन x बटा x बराबर एक जोड़, क्योंकि x बटा x एक होता है, लिमिट n टेंस टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन x बटा x। और आपको याद है कि इसका मान 0 होता है, एक जोड़ 0 बराबर एक। तो आप देख सकते हो ये वाला विद्यमान है। मैं तो ये बता रहा हूं कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन दिखता है कि 0/0 या इंफिनिटी का फॉर्म है, तो हम लोग तुरंत लॉफ्टर रूल लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लॉफ्टर रूल लगा लिया। अब लॉफ्टर रूल लगाने के बाद जो हमें लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी या लिमिट x टेंस टू a f डैश x बटा g डैश x मिलता है, ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर लिमिट x टेंस टू a f डैश x अपॉन g डैश x एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग ये कह देते हैं कि लिमिट x टेंस टू a f x बटा g x भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बोलना गलत है। मैं इस पॉइंट को बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जब लॉफ्टर रूल लगाते हैं तो लॉफ्टर रूल तभी तक वैलिड होता है जब तक कि लिमिट x टेंस टू a f डैश x अपॉन g डैश x का मान एग्जिस्ट करे, या वो फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए, ताकि आप दोबारा लॉफ्टर रूल लगा सको। लेकिन अगर ये आ गया कि लिमिट x टेंस टू a f डैश x अपॉन g डैश x का मान एग्जिस्ट नहीं करता, वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि लिमिट x टेंस टू a f x बटा जी एक्स का लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो अगर कहा तो गलत हो गया। हो सकता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे और ओरिजिनल लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है।